नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो मशरिक़ वस्ता के अंदर ताज़ा हालात हैं, जिसके अंदर आप जानते हैं इस्माइल हनिया को तेहरान के अंदर शहीद कर दिया गया। उसके बाद इस खित्ते क्या हालात हैं, या कोई ये खित्ता जो किसी बड़ी जंग के अंदर मुलव्विस हो रहा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं UAE MSc से, और इस वक्त एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने बताया आपको और आप भी जानते हैं कि इस्माइल हनिया का तेहरान के अंदर जो मर्डर हुआ है और उनकी शहादत हुई है, उसके बाद इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात जो है बहुत कशीदा हैं, और तमाम तर कि US ने भी अपनी तमाम तर फ़ौजी ताकत वहाँ पर बढ़ाई है। ईरान वहाँ पर तनहा महसूस कर रहा है अपने आप को। तो इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि UAE MSc में साबिक़ मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हैं। तो आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल वाहिद साहब, जैसा कि अब आप इस वक्त देख रहे हैं कि हालात मशरिक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, सबसे पहला सवाल जो उठता है ये होता है कि ईरान जो है उसकी कैपिटल के अंदर, तेहरान के अंदर, ऐसी जगह पर उसको इस्माइल हनिया का जिस जगह से मर्डर किया, उनको शहीद किया गया, तो सबसे पहले ईरान की जो अपनी इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी? नहीं, सवाल फिर ये भी आएगा कि अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप के ऊपर जो है एक अमेरिकन ने गोली मारी थी जो कान से होते हुए निकली थी। तो फिर उस वक्त जो है अमेरिका का इंटेलिजेंस कहाँ था? सवाल हर चीज़ पे सवाल है। फिर सवाल ये भी आएगा कि अभी वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जो अटैक हुआ था उस वक्त अमेरिका की इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपने बड़ी अच्छी बात की कि वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जो अटैक हुआ था उस वक्त अमेरिका की इंटेलिजेंस कहाँ थी। लेकिन अमेरिका के अंदर उसके अंदर उसके बाद एक इतनी पावर थी इसके अंदर, वो इतना था कि उसने उस वक्त क्या हाल अफगानिस्तान का, क्या पूरी दुनिया के अंदर क्या माहौल बना। हमें तो ईरान तो इस तरह की ना तो कोई पावर है ना इस तरह इस जगह पर हमें बिल्कुल यही जो बात आपने कही है कि ईरान ना तो इतनी बड़ी पावर है, तो ये ऑब्वियस है, ये नेचुरल है, ये बिल्कुल लाजमी है कि वहाँ इस तरह के जो भी जो है कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, तो उनकी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो ईरान जैसे कंट्री में जहाँ बहुत सारे फैक्शंस हैं, जैसे बलोच हैं जी। उसके अलावा आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही महसा अमीनी के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। उसके अलावा खुद ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके अंदर बहुत सारे फैक्शंस ऐसे हैं कि भाई हम दूसरों की जंग क्यों लड़ रहे हैं, हम जो है अपने ऊपर कंसंट्रेट क्यों नहीं करते। तो बहुत सारे मगरबी ममालिक के बहुत सारी जो है एक तरह से सैंक्शंस वगैरह ईरान झेल रहा है। तो वहाँ एक बहुत अच्छा खासा तबका है जो वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और बाहर भी जो मौजूदा जो क़यादत है ईरान की उससे नाराज़ है। तो हो सकता है कि वो लोग इसमें मुलविस रहे हों, और जब अब तो सब कुछ जो है ये सब मामला खुल के सामने आ गए हैं कि इसमें इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के बहुत सारे एहलकार रहे हैं और इसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स को जो है अभी अरेस्ट भी किया गया। इसमें एक सवाल और उठता कि खालिद खुदूमी जो कि हमास के स्पोक पर्सन है या हमास की पूरी तायद उनको हासिल है, उन्होंने बैठ करके कहा कि मुझे 4 दिन पहले ईरान से फ़ोन आया कि इस तरह की वारदात होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मैंने उसको इसमें इस तरह से लिया कि ईरान के एक, क्योंकि प्रेसिडेंट की ओथ है उसकी वो सेरेमनी, उसके अंदर फिर जिस जगह पर इस्माइल हनिया को रखा गया वहाँ पर क्या इस तरह की चीज़ पॉसिबल है। बोले उनको मालूम पड़ गया, कोई आदमी वहाँ से ईरान से उनको फ़ोन कर रहा है, तब भी आपकी इंटेलिजेंस नहीं जाग रही है कि क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने क्या कहा, मेरा सवाल पूछा, उन्होंने फिर क्या, फिर दोबारा उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया, मैंने आपको कहा था ना, चेताया था ना। नहीं, तो अगर इन्हें ये बात मालूम थी तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि हमास के इस जिनका आपने लिया है नाम खालिद खुदूमी, तो क्या जो है इन्होंने वो इंटेलिजेंस शेयर की, उन्होंने अपने लीडर के बारे में, यहाँ के बारे में। आपका जो है एक पॉलिटिकल जो है पोलिट ब्यूरो का चीफ तेहरान के अंदर मौजूद है, क्या उन्होंने इस्माइल हनिया तक ये मामला, ये बात कन्वे करने की कोशिश की? क्या उन्होंने अपने हमास की जो दूसरे लोग हैं क़यादत बताई? तो देखिए इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। उन्होंने जो किया या उनके क्या, वो तो खैर जाहिर है उन्होंने अपने तौर पे किया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ा, स्लीपर सेल का काम है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बात है, स्लीपर सेल हर एक जगह होता है, स्लीपर सेल का काम अंदर जो है बिल्कुल। हम इसको एक और, अब इसके अंदर आप रद्द-ए-अमल क्या देख रहे हैं? रद्द-ए-अमल ये है कि देखिए दो हैं पहलू इसके, जिसको हम बोलते हैं ईरान की प्रॉक्सी जी।
दर हकीकत वो प्रॉक्सी नहीं है। प्रॉक्सी उसे बोलते हैं जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, बहुत ही कोवर्ट ऑपरेशन करते हो। न तो हमास प्रॉक्सी है और न ही जो है ये जो लेबनान वाला फ्रंट है हिजबुल्लाह, ये भी प्रॉक्सी नहीं है। ये लोग ओपन हैं और इसको जो है अब तो बाकायदे जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं वो लोग लिखने लगे हैं रेजिस्टेंस अलायंस या रेजिस्टेंस फोर्स। तो आप इनको जो है प्रॉक्सी और ये सब ईरान की प्रॉक्सी, उससे बहुत आगे की बात है। ईरान का सपोर्ट हासिल है, ईरान ने खड़ी की है। तो ये ऐसी सी तंजीमें हैं जिनको ईरान ने खड़ा किया है, नहीं किया वो एक दूसरी बात है। ईरान की तायद हासिल है, हम ये कह सकते हैं उनको। बिल्कुल। और सिर्फ ईरान की ही नहीं है, दिगर ममालिक की भी तायद हासिल है। इन्हें अच्छा, ईरान जो आप इस वक्त देख रहे हैं इस खित्ते के अंदर तने तनहा नजर आता है, ईरान खुद इसका कितना जिम्मेदार है? नहीं, ईरान जिम्मेदार है नहीं है वो एक दूसरी बात है। एलिनेशन के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एलिनेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई जो इस्लामिक सो कॉल्ड रिवोल्यूशन ईरान के अंदर आया और उसके बाद जो इनकी पॉलिसी रही, तो उसने भी इनको एलिनेट किया है, न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर ये गए हैं। और उसका जो है इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा है। जैसे अभी सदर रईसी जो है कुछ दिनों पहले उनको किस तरह से एक प्लेन क्रैश में मारा गया, तो वो जो है वो भी एक मर्डर ही था, वो भी उसके बारे में तो वो भी जो है, तो हम जो है इस्माइल हनिया के उससे जो है अगर हम रिलेट करें उसको, तो लगता है कि वो भी कोई इसी तरह के इसी तरह जी बिल्कुल इसी तरह की उसमें कार्रवाई में उनको भी अच्छा रास्ते से हटाया गया। एक तरफ ईरान अमेरिका को, इजराइल को अपना दुश्मन कहता है और एक तरफ उनके साथ मिलकर के ऑपरेशन भी करता है। अमेरिका इसराइल को दुश्मन कहता है अपना, हाँ, और वही ईरान अमेरिका के साथ मिलकर के ऑपरेशन भी करता। तो क्या आपकी, तो जब आप उनके साथ मिलकर के ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप तो ईरान अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन नहीं किया था अमेरिकन ने? जो अमेरिका के जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने जो ये जनरल कासिम सुलेमानी जो मारे गए थे इराक के अंदर, क्या उन्होंने अमेरिकन के साथ मिलकर ऑपरेशन नहीं किया था? जब आप एक के उसके साथ ऑपरेशन करते हैं तो आपके तो अपने अंदर स्लीपर सेल्स पैदा खुद करने का मौका खुद फराहम कर रहे हैं। और आप स्लीपर सेल की जहाँ तक बात है तो उसमें जो है एक चीज़ और है। पाकिस्तान के एक एम्बेसडर थे वाशिंगटन में, हुसैन हक्कानी जी, उनके ज़माने में बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीज़ाज़ दिए गए और उसके बाद बहुत सारी ख़बरें इस तरह की आई जिसको डॉन ने भी पब्लिश किया, नवाए वक्त में भी आई, जंग में भी आई, और अब तो वो पूरे जो है मतलब पूरे उसके अंदर मतलब ये पूरे जनरल पब्लिक के डोमेन में हैं ये सब बातें। तो जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट था उसने अपने एम्बेसडर से पूछा कि भैया धड़ाधड़ वीज़ा किस लिए दे रहे हो, ये अमेरिकन आए जा रहे हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, किस बात पे? तो हुसैन हक्कानी के बारे में अब बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई कि भाई ही वाज वर्किंग फॉर द CIA, तो जो भी था मतलब। तो आप सोचिए कि जब एक एम्बेसडर रैंक के आदमी को हायर किया जा सकता है, कोई कंट्री हायर कर सकती है, या एक जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़े बड़े लोग, तो जब पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर ये सब पॉसिबल है तो ईरान के अंदर इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही ऑब्वियस हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान और ये सब, मैं तो उनकी चीज़ें बात कर रहा था, मौके आपने खुद फराहम वो जो है नहीं मौके कोई आदमी फराहम अच्छा, फिर एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मौके कुछ भी रहे हों, आप सुन्नी दुनिया से, वो भले से कैसी नाकारा कुछ भी है, उसे आप गालियाँ दे लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस दुनिया से आप बिल्कुल इस वक्त कटे हुए अलग नजर आते हैं। हालांकि पीछे कुछ चीज़ें हुई बड़ी हैं, लेकिन आप हकीकत ये है कि आप बिल्कुल तने तनहा हैं। जैसे नहीं, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप इसके लिए, आपका चाहे इराक दुश्मन था, वो लड़ाई लड़ी, हम उसको जायज़ नहीं कहते, इराक के साथ जो भी हुई, इराक, शाम, इसके अंदर और इसके अंदर लेबनान, जहाँ पे आपने, जिसको आप भले से कुछ भी फोर्सेस कह लीजिए, लेकिन वो आपकी प्रॉक्सी तो हैं ही। आपने उन तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर, हम मुक़द्दस जगह के तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर, वो बड़ी बड़ी पावर्स को आपने उनको ढेर कर दिया। सद्दाम हुसैन की अपनी अलग गलतियाँ रहेंगी, लेकिन एंटी इसराइल तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो शील्ड था। आपकी शाम जो एक फोर्सेस थी, लेबनान एक किस्सा का, वो भी आपके लिए एक शील्ड था ना। अब वो सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। अभी आप इस वक्त तने तनहा है। अब आप इस कंडीशन में नहीं है कि आपके कभी वो साइंटिस्ट मार देता है, कभी आपके प्रेसिडेंट को मार देता, आपके प्रेसिडेंट की ओथ के अंदर आए हुए आपके मेहमान, आप अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर पाते। आप इस वक्त तने तनहा खड़े नजर आते हैं। थोड़ा सा और पीछे जाएँ तो ईरानी में इनकलाब आने के बाद पूरी पार्लियामेंट की इमारत उड़ाई गई थी और उसमें उनकी जो है आला क़यादत मारी गई थी, उसमें उनके वज़ीर आज़म वगैरह सब लोग जो है मारे गए थे। ये काफ़ी पुरानी बात है। तो उसकी बात तो फिर जाएंगे तो और ज़्यादा पीछे चली जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा बात, ये जो बात कही आपने कि भाई लेबनान वगैरह शील्ड थे, सीरिया वगैरह शील्ड थे, एंटी इजराइल, जी
एंटी इसराइल शील्ड थे, इसमें कोई शक भाई नहीं। इराक में पावर था अपने में, 4000 टैंक थे उसके पास, 10 लाख मुसल्लह फौज थी उसके पास। अगर ये लेबनान इतनी बड़ी शील्ड था तो 2007 में अचानक क्या हुआ था, कहाँ थे? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप गए थे। ये लोग शील्ड कभी नहीं थे। एंटी इसराइल तो हमेशा शील्ड थे आपके पास। एंटी इसराइल शील्ड ये आज नहीं है, अगर ये उस वक्त थे नहीं, आज ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। उस वक्त ये कुछ भी नहीं थे। इराक की मिसाल आप सोचिए कि 1967 की वार होती है उसकी, और आप जो है 6 दिन में पूरे अरबों को इसराइल हरा देता है, और इधर 9-10 महीने से ज़्यादा हो गया और हमास लड़ रहा है। अभी आप देखिए कि आज अभी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी हैं कि गज़ा से इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद 2-3 दिन के बाद अभी गजा से फिर तो फायर करेगा। चलिए नहीं तो अगर हमास फायर कर रहा है इसराइल पे, इट मीन्स दैट कि अभी रेजिस्टेंस की पावर जो आप बोलते थे कि भाई ये सब गए, फिनिश हो गया, हमास खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, क्या हुआ फिर? तो ऐसा नहीं कि हमास के कायद पहली दफा मारे गए फोर्स ये लोग नहीं थे, और जो कुछ बची खुची इनकी कुव्वत थी उसको जो है ओबामा ने, प्रेसिडेंट ओबामा जो थे अमेरिका के, उन्होंने बहुत सारी प्रॉक्सीज खड़ी की थी, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। जैसे ISIS, अलकायदा, ये सब अमेरिका की खड़ी की हुई ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उन्होंने भी खड़ी की थी, उसमें आप भी बर्बाद हुए, वो भी बर्बाद बचाने के लिए इस्राइल नजर आता। इराक के दौरान क्या हुआ था कि रशिया वगैरह और ये सब इतने पावरफुल नहीं हुए थे उस वक्त, वो बहुत ही एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड था उनका, तो वो इंटरवेन करने की पोजीशन में नहीं थे। जब उनको लगा कि भाई सीरिया भी जा रहा है, तो फिर रशिया वगैरह ने इंटरवेन किया, और उसी की वजह है कि अभी भी जो है बशारुल असद बचे हुए हैं। अच्छा, अब जब आपने अभी सीरिया का नाम लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस खित्ते के अंदर जंग जिस तरह से ईरान के ऊपर जो एंटी और जो उसके जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसके जो अपोजिशन होता, उसको भी मौके की हमेशा हर कंट्री के अंदर तलाश होती किसी चीज़ के बारे में, तो उसके ऊपर जैसे इस वक्त प्रेशर है। ईरान के पासदार इनकलाब जो उनके आर्मी चीफ है, उसने कभी ट्वीट किया भी और उसने मिसाइल का फ़ोटो लगा करके उसने कहा भाग जाओ हमारा है। जिस तरह का इस वक्त आप इस खित्ते के अंदर और ईरान, और हमने देखा कि इस वक्त इसराइल के अंदर तमाम कंट्रीज़ ने परवाज़ें मुअत्तल कर रखी हैं अपनी। एक सन्नाटा है तूफ़ान से पहले। अगर कोई इस तरह से ईरान के ऊपर इस दबाव पड़ता है और ईरान इनके अंदर एक उसी तरह से कोई डायरेक्ट वॉर के अंदर इंगेज होता है जैसे कि नेतन्याहू की कोशिश है। सबसे पहला सवाल तो ये, दोनों सवाल का सवाल एक साथ दीजिएगा कि क्या ईरान जो है इसके अंदर डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होगा, और अगर हुआ तो क्या होगा? ईरान की जो क़यादत है तो उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उसमें बहुत सारे जो लोग जो है मशरिक़ी वस्ता वगैरह के हैं एक्सपर्ट्स, उनका अपना असेसमेंट यही है, एनालिसिस ये है, क्योंकि अली ख़ामनेई का उस वक्त बयान, जिस वक्त हनिया शहीद किए गए उस वक्त कुछ और था। उन्होंने फ़ौरन बोला कि मैंने ऑर्डर दिया है और इसका रिटेलिएशन होगा। अब जो है ईरानी इस्टेब्लिशमेंट का बयान ये आया है कि वी विल टेक इट्स ड्यू कोर्स, मतलब हम एक मुनासिब वक्त पे इसका जवाब देंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो उस तरह से जवाब नहीं देंगे, या बॉल बाई बॉल वो नहीं खेलेंगे और वो ट्रैप में नहीं आएंगे नेतन्याहू के। नेतन्याहू जो है, नहीं, कोशिश है उनकी, और इसमें जो है देखिए ऐसा है कि मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते में इस वक्त आग लगना अमेरिका के फेवर में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और जो है क्या डील हुई है, तो एक नेतन्याहू के उस पर अमेरिका इतना बड़ा दाव नहीं लगाएगा कि जो है नेतन्याहू अमेरिका के लिए एक तरह से भस्मासुर जैसा आदमी साबित हो। तो अमेरिका ने वहाँ पे अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और ये जितनी वारशिप आ रही है इसीलिए आ रही है कि कोई इस तरह का एडवेंचर ना होने पाए, हम उसको कंट्रोल करके रखें। और कल ही अमेरिका का बयान आया है कि नहीं, हम बहुत ही सीरियस हैं और बहुत ही सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि हम इसको जो है दोबारा ट्रैक पे लाएं चीज़ों को। तो अब ये है कि वो जो है, दूसरी ये है कि हम जो है नेतन्याहू के बारे में जानें कि नेतन्याहू की ख्वाहिश है, नेतन्याहू चाहता है कि ये जो है एस्केलेट करे जंग, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक तो कामयाब है, 10 महीने हो गए। ऐसा है, कोई कामयाबी और नाकामयाबी फ़ौरन 2, 4, 10, 20 मिनट, 15, 20 मिनट, 24 घंटे के अंदर डिसाइड नहीं होती। नहीं, 10 महीने उसमें नहीं है। इस पूरे 10 महीने में आप बताइए कि क्या नेतन्याहू के ख़िलाफ़ इसराइल में जारी मुज़ाहिरे रुके? नहीं रुके। क्या नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो भी मुहिम चल रही थी रुकी? नहीं रुकी। क्या नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रुकी है? तो इन्वेस्टिगेशन रुकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आपके खिलाफ जितने इंटरनली क्या मामला थे, जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन नेतन्याहू पूरे उससे मंजर से गायब, उनका सियासी करियर ख़त्म, जेल खाने के अंदर।
सिंगल तो अगर आदमी जो के लिए है लड़ाई तो होगी, एक नेतन्याहू को बचाने के लिए अमेरिका इतना बड़ा गेम नहीं करेगा। और उसके बाद अगर ये सब वार होती है तो आपको क्या लगता है कि पूरा मिडिल ईस्ट रीजन इस तरह से मतलब बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में रहेगा? क्या सऊदी अरब पे इसका असर नहीं पड़ेगा? मैं वही जानना चाह रहा था। क्या ऑयल सप्लाई पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा? अभी तो सिर्फ हुसी हैं, जब ईरान आएगा डायरेक्टली फिर तो जब करो या मरो वाली स्थिति होगी। देखिए, अगर इसराइल के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, नेतन्याहू जो है कहीं ऐसा ना हो, नहीं है, इसराइल के पास भी है। नेतन्याहू के उस पेज पे जो है इसराइली इसीलिए धरने पर बैठे हुए हैं आज तक तेल अवीव पे। उनको पता है कि एक नेतन्याहू नाम का आदमी है जो उनके पूरे अवाम का दुश्मन बना हुआ है इस वक्त। तो इसराइलियों का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान नहीं है इस वक्त, हिजबुल्लाह नहीं है, हमास नहीं है। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नेतन्याहू खुद है, जिस एक पावर के नाम पर अगर पावर के वो जो है अपने उस पे जो है उसने पूरे रीजन को, तो ये जो है बात अमेरिका एक पावर के नाम अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है। और कमला हारिस का जो बयान था जब नेतन्याहू थे मीटिंग के बाद, तो उस बयान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम गजा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए वो बयान है तो ठीक है उसकी बात, लेकिन अभी जैसे मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि इधर से कि सऊदी अरब भी खामोश है या वो भी सिचुएशन देख रहे हैं, वो भी ईरान को कहीं ना कहीं थ्रेट समझते हैं, लेकिन उनको यही नहीं अंदाज़ा है। वो तो इब्राहिम अकॉर्ड वो तो अभी इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे थे। अगर ये 7 अक्टूबर वाला वाक़या ना होता तो ये शायद अब तक वो एक्सेप्ट भी कर लिया होता उन लोगों ने। तो वो भी ईरान को थ्रेट ही समझते हैं। इसराइल के लिए इस खित्ते के अंदर आखिरी थ्रेट ईरान है। उसने सबको एक एक करके जितनी भी पावर्स थी उनको तोड़ दिया। हाँ, ये प्रॉक्सी अगर ईरान कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई होता ख़त्म भी हो जाता तो वो ये बाकी रहेंगी। लेकिन अब मेरा अब इसमें इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है, अब इसके अंदर जैसा भी आपने कहा उस सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जंग अगर होगी तो समुद्री रास्ते पर होगी। जब एक यमन ने कुछ मिसाइल फायर करने के बाद इतना फ़र्क डाल दिया कि पूरी उसका समुद्र का चक्कर काटने के बाद वहाँ पर जहाज़ पहुँच रहे हैं, माल पहुँच रहा है इस वक्त में, तो इस खित्ते के अंदर जो जब आग लगेगी, अगर समुद्र के अंदर आग, समुद्र से जंग होनी जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके बॉर्डर तो मिलते नहीं हैं यहाँ पर इस तरह से, तो वो रास्ते जो बंद होंगे तो इसमें हिंदुस्तान भी ख़ास तौर से या और जो भी ये एशिया का इलाका जो या और जो यूरोप का इलाका इसमें महंगा, इसमें किस तरह से आग लगेगी, किस क्या बिल्कुल होगा। क्योंकि भाई अगर हम बहैसियत मजमूई देखें तो भारत का जो है सारा रास्ता बंद, अराउंड 40% से ज़्यादा जो है ऑयल वगैरह ये सब एनर्जी का जो सोर्स है मेजर, तो वो गल्फ़ रीजन है। बल्कि मैं 40 नहीं, हमें उसको शायद 60 बोलना चाहिए उसको जी, क्योंकि रशिया वगैरह से लेने के बाद भी हम गल्फ़ पे कहीं ना कहीं हमारा इन्हिसार है। तो वो जो है तो बिल्कुल मुतासिर होंगे बराह रास्त। और अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत के अंदर बढ़ती हैं तो आप देखिए सब्जियों के भाव, सबके भाव, ट्रक के भाव, आप ही की बात से आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी। तो ये जो है ऑब्वियस है, रूस उधर तेल बेचने को तैयार है जी, वो सस्ते दामों में बेच रहे हैं। रूस इसका फ़ायदा नहीं उठाएगा। रूस क्या अपने, चाहे वो अपनी जो उसकी कैसी भी आर्मी है वो उस कंडीशन में होगा, क्योंकि उस रूस को अमेरिका ने यूक्रेन ने फंसा दिया, वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका इधर फंसे। इधर की मंडी जो है जो तेल का इन्हिसार अब दुनिया का, इधर आधी दुनिया का उसके ऊपर हो जाएगा, तो रूस नहीं चाहेगा इसको। है सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि आप मैं भी रूस के नजरिए से देख रहा हूँ। सिर्फ रूस ही नहीं, रूस की जो ये जंग है यूक्रेन के साथ, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर कोई हुआ है तो वो यूरोप हुआ है, जिसको हम लोग जो है उस पैराए में बात नहीं करते हैं। हाँ, तो उसके बाद तो मौका मिल गया ना यूरोप से अमेरिका को हटाने का। एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स, हाँ, रशिया का जो गैस वगैरह थी ये सब जो भी जाती वहाँ पे यूरोप के अंदर। अब आप देखिए क्या है हालत यूरोप की। तो यूरोप जो है बहुत सारी बातों पे 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है उनकी। अभी आप देखिए मोस्ट 4 गुना रेट 2 रोज पहले दी है। इस्माइल हनिया की शहादत से 2 रोज़ पहले ये जो बहुत बड़ी डील हुई है तुर्की ने कराई है, ये जो बहुत सारे लोग जो मतलब चाइना में नहीं अमेरिका के भी कैदी थे बहुत सारे जो अच्छा, जी, रूस के थे। हाँ, तो जो नेटो मेंबर स्टेट्स हैं तो इनके अंदर जो कैदियों का तबादला हुआ है, रूस ने उनके कैदी छोड़े, उन्होंने रूस के कैदी छोड़े। इसका मीडिएटर कौन था? तुर्की था। तो तुर्की पे जो इन्हिसार है रूस का भी है और मगरबी ममालिक का भी है, सबका है, क्योंकि आपको सब कुछ जाना उससे है, रास्ते से है। तो उसके अंदर ये है कि अगर तुर्की ने उस वक्त ये बोला था कि जैसे हमने इंटरवेन किया था लीबिया के अंदर, जैसे हमने इंटरवेन किया सीरिया के अंदर, जैसे हमने और दीगर मकामात पे इंटरवेन किया, तो वी हैव सच काइंड ऑफ पावर कि हम यहाँ भी फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इंटरवेन कर सकते हैं। तो जवाब क्या मिला?
जवाब जो भी मिला हो, लेकिन उस जवाब के बाद क्या हुआ कि क्या वो सरेंडर मोड में आया? नहीं आया है। तो हमें ये जो है चीज़ भी देखनी चाहिए इसके आपके अंदर। या हमारे जो मुस्लिम रहनुमा हैं वो सिर्फ लफ्ज़ी की हद तक है, और वो एक्शन अगर सिर्फ लफ्ज़ी की हद तक एक्शन होते, कर रहा अगर है। लफ्ज़ी की हद तक होते तो मैं दरअसल बात को दूसरी तरफ हमास खत्म हो चुका होता, हिजबुल्लाह अब तक खत्म हो चुका वहाँ होता। कहाँ पहुँच रहा है आप तो सर? नहीं, कुछ नहीं, देखिए, अरे सर, एक 25 हर किलोमीटर चीज़ का जो है बॉर्डर, मेरी सुनिए, मैं बात मैं कह रहा हूँ, जो गजा को पूरा घेर रखा जी। चारों तरफ से, ना वहाँ अब असला पहुँच सकता है, ना आपका खाना पहुँच सकता है। जो आपका एक 25 किलोमीटर का बॉर्डर था सराय सीना का, वो भी मिस्र ने उसे इसराइल के हवाले कर दिया। कुछ अगर किसी सुरंग के जरिए कुछ अगर पहुंच जाता, बात है, मैं बात इंटरनेशनल फोर्स जो ताकतें हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? रूस इसका फ़ायदा उठाएगा। इधर एक जो जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, चाइना ने जो अभी फतह के उनकी और उसकी जो मीटिंग कराई थी इनकी हमास के लीडर्स की, उसके बीच में उनमें कुछ मफावत कुछ पैदा कराई थी। चाइना इसको किस तरह से देख रहा है? चाइना पे क्या फ़र्क पड़ेगा? चाइना क्योंकि अब वार के चाइना ये है कि अभी तक वो कोई उस तरह से मिलिट्री टेस्टेड पावर नहीं है कि उसको माने हम कि भाई कितना बड़ा डिटरेंस होगा उसका, चाइना का। तो उसके अंदर ये है कि अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो डिप्लोमेसी से आगे बढ़ नहीं पाया है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो अमेरिका कई 70 साल से इस पूरे गल्फ़ रीजन के अंदर इन्वॉल्व है, तो अमेरिका पूरी नब्ज़ जानता है। अमेरिका से अलग हटने की कोशिश की थी अरब ममालिक ने, लेकिन इस फ़लस्तीन के इस पूरे तनाज़े के बाद और ये जो इसराइल वगैरह का, हमास वगैरह का है, तो उसके बाद एक तरह से फिर जो है चाइना वगैरह ये लोग बैकग्राउंड में चले गए हैं। तो चाइना के अपनी लिमिटेशंस कितनी हैं, तो एक तरह से चाइना को अपनी औकात मालूम हो गई है। मैं आपका ख्याल दूसरी तरफ ले जाना चाहिए, मैं आपको दूसरी तरफ इशारा कर रहा था जी। जब अमेरिका और रूस जी गल्फ में उलझ गए जी, चाइना के लिए एक खुला मैदान मिल गया, ताइवान। नहीं, ताइवान वगैरह से चाइना को इतना बड़ा कोई फ़ायदा नहीं है। असल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं जिस पे पूरी दुनिया की नज़र है, वो गल्फ़ रीजन ही है। तो ताइवान वगैरह वो तो एक ये इलाका तो अगर तबाह हुआ जी, तो फिर तो आप जो है, तो असल चीज़ तो ये है, तो आप ईरान वाले मामले को ताइवान वगैरह से कि उसको मौका मिलेगा, ले लेगा वो ताइवान। अमेरिका अभी इतनी बड़ी, ठीक है अमेरिका है मिलिट्रली, वो सब नहीं है, लेकिन अगर चाइना ताइवान को लेने आया तो उसमें अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नंबर एक बात ये। तो अगर ताइवान को कैप्चर चाइना नहीं कर रहा है तो उसके दूसरे रीज़न है, क्योंकि उसमें जो है दूसरा पहलू ये भी है कि मान लीजिए नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया क्या है, क्या वो कोई, तो आज तक अमेरिका का हर जगह मिसाइल वगैरह इनके भूल से गिर जाते हैं, नॉर्थ कोरिया में कोई मिसाइल इनका भूल से क्यों नहीं? वैसा अभी आपने नाम लिया नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया ने तो अभी पीछे कहा कि अगर इस तरह की कोई भी इन्वेंशन कुछ इस तरह के इसराइल अगर करता है ईरान के ऊपर, या अमेरिका अगर साथ में खड़ा होता, तो हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हुए। तो इस तरह से जो ये ताकतें वहाँ पर एक जगह से कहें, रूस ने भी कभी इन्हें भी अनाउंस किया, ये तमाम ताकतें उस खित्ते के अंदर जमा हो रही हैं। तो क्या वाकई अब इस खित्ते के अंदर कोई एक जंग बड़ी छिड़ने वाली है, और क्या वाकई खित्ता खात्मे की तरफ जा रहा है? क्या आप क्या देख रहे हैं इसको? बस आखिर में आपसे नहीं, बिल्कुल ये तशवीश का है, और इस पे तशवीश सिर्फ जो है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स को ही नहीं है, बल्कि ख़ुद अमेरिका को भी है तशवीश इस पे कि भाई अगर ये इस तरह की वोलेटाइल रही, माहौल ऐसा ही रहा, तो फिर एनर्जी का ये जो सोर्स है, अगर ये तबाह होता है तो फिर क्या होगा? भाई आप बना लीजिए ग्रेटर इसराइल, बना लो सब कुछ, लेकिन आपके हाथ क्या आएगा फिर? तो मामला वही है कि भाई ब्रिटेन भी बहुत बड़ा था जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था कभी, उसके बाद क्या हुआ? तो सूरत हाल वही आती है। तो सबको अपनी लिमिटेशंस मालूम है, और इसीलिए अमेरिका ने इतने सारे वारशिप भेजे रीजन में, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, वोलेटाइल सिचुएशन रीजन के अंदर ना होने पाए। और उसको जो है सिर्फ प्रेशर इसराइल वगैरह, ये सबको मालूम है कि नेतन्याहू की क्या 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 चाहते हैं। तो नेतन्याहू के उस पे जो है दुनिया नहीं जाने वाली है, सबको मालूम है। नेतन्याहू अपने लिए कर रहे हैं और पूरी दुनिया जो है उसका नज़रिया दूसरा है।